रात का समय था। शोभाराम नाम का एक व्यक्ति, रात को उसको लघु शंका लगती है तो वह जगता है। जब वह जग कर देखता है तो उसकी पत्नी उसकी बगल वाली चारपाई पर नहीं थी, वह गायब थी। अब वह अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ घर के अंदर कोने कोने में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी वह छत की सीढ़ियों पर धीरे से चढ़ता है, क्योंकि छत पर उसको कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पर जैसे ही छत पर चढ़कर देखता है तो हल्के से दूर से देखता है तो उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है रागनी, वह पड़ोस के ही लड़के, जो पड़ोस का लड़का होता है उसका नाम होता है यहाँ पर रिंकू यादव, जो कि इलेक्ट्रीशियन है, पंखे मघानी और लाइट वगैरह ठीक किया करता है, उस लड़के के साथ वह संबंध बना रही थी। और दोस्तों, शोभाराम चुपचाप पीछे हट जाता है और सीढ़ियों में बैठकर वह जेब में से बंडल निकालता है और बीड़ी जला लेता है। बीड़ी जलाकर वह बीड़ी पीने लगता है, सर को खुजाने लगता है और फिर उसके बाद वह ऐसा कदम उठाता है कि दोस्तों यहाँ पर पुलिस भी और गांव वाले भी, और बहुत बुरी तरह से यहाँ पर खून की होली खेली जाती है। आखिर क्या होता है उसके बाद ऐसा कदम, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और त्रिशिवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव जकरगढ़ा की है। जकरगढ़ा गांव के अंदर रागनी नाम की एक खूबसूरत लड़की रहा करती है। वह अभी पढ़ाई लिखाई कर रही है, लेकिन धीरे धीरे समय की जो पाबंद है उसने उसको जवान कर दिया। उसके पिता का नाम राजा राम, जो कि एक बहुत बड़े किसान हैं। अब जब बेटी रागनी जवान हो जाती है तो पिता राजा राम को लगता है कि बेटी की अब शादी का वक्त हो गया है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। और जो बेटी रागनी होती है वह तो सपनों की हीरोइन होती है, यानी कि उसको लग रहा था कि मैं जवान हो गई हूँ और मेरा जो पति होगा वह हीरो के जैसा होगा, शाहरुख खान, सलमान खान, इनके जैसा होगा, और मैं बड़ी राजकुमारी हूँ क्योंकि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। लेकिन उसको पता नहीं था कि धरातल पर जब सच्चाई सामने आती है और जब असल ज़िंदगी को जिया जाता है तो वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, सपने काम नहीं आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, पिता राजा राम उसके लिए लड़का ढूंढने लगता है और एक अच्छा खासा लड़का ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे कि बेटी के हाथ में 4 पैसे रहें और कोई कमी ना हो। तो वह एक लड़का ढूंढ लेता है औरैया ज़िले के एक गांव में। उस लड़के का नाम होता है शोभाराम। शोभाराम नाम का लड़का उसके पिता को मिलता है। शोभाराम जो कि एक किसान है पेशे से, अच्छी खासी ज़मीन है, और वह एक राजमिस्त्री का काम भी किया करता है, यानी कि ये प्लस पॉइंट है। खेती बाड़ी भी किया करता, वहाँ से भी पैसे कमाया करता, और राजमिस्त्री भी है, बड़े बड़े ठेके लिया करता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो शोभाराम होता है वह सिंगल हड्डी होता है, यानी कि उसके शरीर में मांस का तो नाम भी नहीं होता है और हड्डियाँ ही हड्डियाँ का ढांचा वह होता है। उसको ढूंढ लिया जाता है। रागनी ने देखा नहीं था उसको, और ना ही उस गांव में ऐसा चलन था, ना उस परिवार में चलन था कि शादी से पहले पत्नी अपने पति को देखे। शादी का दिन आ जाता है। बड़ी धूमधाम से जो राजा राम होता अपनी बेटी के लिए बहुत सारा सामान लाता है दहेज के लिए, और फिर शादी हो जाती है। बड़ी धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद रागनी अपने पति शोभाराम के साथ ससुराल जाती है और वहाँ जाकर के कुछ रस्में रिवाजें होती हैं, उनको पूरा करती है। और फिर शाम का समय हो जाता है और सेज सजाई जाती है फूलों से, और रात को सुहागरात वाली रात रागनी अपने बेड पर बैठी हुई थी। तभी शोभाराम वहाँ पर पहुँचता है। शोभाराम को देख करके रागनी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, क्योंकि उसने तो सोचा हुआ था कि उसको तो सपनों का राजकुमार मिलेगा शादी के बाद, उसका जो पति होगा। लेकिन शोभाराम तो सिंगल हड्डी था, उसके शरीर में मांस का खुटेटा नहीं था। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, अब जो रागनी होती है बड़ी परेशान हो जाती है कि उसके लिए ऐसा वर उसके घर वालों ने ढूंढा है, यह तो कुछ भी नहीं है। वह उसको अपने दिल से पति स्वीकार नहीं करती है। अब यहाँ पर सुहागरात तो हो जाती है, लेकिन रागनी बड़ी परेशान है, उसको वह पति भाया नहीं था। अब रागनी अपने मायके जाती है तो माँ बाप से खूब लड़ाई करती है कि तुमने मेरे लिए कैसा लड़का ढूंढा है, क्या ऐसा पति, उसके साथ तो मैं चल भी नहीं सकती, चलने में भी शर्म आएगी। क्योंकि रागनी बहुत खूबसूरत थी और जो शोभाराम था उसका काम धंधा अच्छा चला हुआ था, पैसे भी कमाता था, लेकिन शरीर से वह थोड़ा सा गरीब ही था। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, घर वाले उसको समझाते हैं कि बेटी शरीर का क्या करेगी, धीरे धीरे तुझे उससे प्यार हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे पैसे हैं, कमाता है और ऐब करता नहीं है, कोई उसके अंदर ऐब नहीं है, और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। तो जैसे तैसे घर वाले अपनी बेटी रागनी को समझा देते हैं, पर रागनी ने अंतर मन से शोभाराम को अपना पति माना ही नहीं था, स्वीकार ही नहीं किया था दिल से। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो रागनी को 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। अब एक दिन रागनी के घर का सीलिंग फैन खराब हो जाता है।
सीलिंग फैन जो छत का पंखा होता है वह ख़राब होता है, तो रागिनी कहती है कि गर्मी बहुत पड़ती है जी, इसको बनवा कर ले आइए, बाज़ार ले जाइए। तो शोभाराम कहता है कि बाज़ार ले जाने की ज़रूरत ही क्या है, हमारे गांव में एक लड़का है, बहुत ही अच्छा है और वह इन पंखों को बना दिया करता है, उसको यहीं पर बुला लेता हूँ। तो दोस्तों गांव के अंदर रिंकू यादव नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र 18 साल है। अभी अभी उसने मैकेनिक का काम सीखा है, बिजली वगैरह का मिस्त्री है। उसको पंखा बनाने के लिए बुला लिया जाता है और जो रिंकू यादव होता है वह उसके घर में आता है, आकर के देखता है पंखा ख़राब है, पंखा को बनाने लगता है। लेकिन उसकी नज़र रागिनी के ऊपर भी पड़ती है, तो रागिनी को देखते ही वह एकदम से होश गंवा बैठता है। वह कहता है कि कहाँ तो शोभाराम हड्डियों का ढांचा और कहाँ यह इतनी सुंदर उसकी पत्नी। तो उसके मन में यह विचार चलने लगता है। जब पंखा बन जाता है, शोभाराम काम पर गया हुआ था, तो वह नीचे उतरता है और कहता है रागिनी से, भाभी तुम्हें एक बात बताओ, क्या तुमने शादी देख करके नहीं की थी? कहाँ तो शोभाराम और कहाँ आप बला की खूबसूरत हो और आप शोभाराम के साथ। तो यहाँ पर जो रागिनी होती है उस समय तो बात को टाल देती है और फिर यहाँ से जो वह मिस्त्री होता है रिंकू यादव, वह अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे वह घर जाता है, पीछे से रागिनी के दिल में और दिमाग में यही बात घूमने लगती है, क्योंकि यहाँ पर रिंकू ने उसकी तारीफ़ भी कर दी थी और औरतों की सबसे बड़ी कमज़ोरी उनकी तारीफ़ करना होता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो रागिनी होती है वह उन बातों को अपने दिमाग में रिवाइंड करने लगती है, उसके दिमाग में घूमने लगती हैं कि यह बात तो सही कही है, मैं कितनी बला की खूबसूरत और मेरा पति शोभाराम कितना बेकार है, सिंगल हड्डी है। और मैंने घर वालों से कहा भी था कि तुमने एक ऐसा वर्ड ढूंढा मेरे लिए, लेकिन घर वालों ने मेरे साथ धोखा कर दिया। लेकिन रागिनी अभी कहती भी तो क्या कहती। अब रोज़ रोज़ शाम को वह इसी बात को सोचती। अब उसको लगता है कि जो रिंकू यादव है, नौजवान है, 18 साल का है, क्यों ना उससे दोस्ती कर ली जाए। अब रागिनी अपने घर में किसी पलक वगैरह को ख़राब कर देती है, क्योंकि उसको रिंकू यादव वापस घर बुलाना था, और अपने पति से कहती है कि रिंकू यादव को बुला दो, तुम तो जॉब पर चले जाओगे और मैं फिर यहाँ पर इस पलक को कैसे काम करूँगी इस पर। तो यहाँ पर रिंकू यादव को पलक सही करने के बहाने से फिर से बुला लिया जाता है और रिंकू यादव घर आ जाता है, उसको चाय पिलाई जाती है और अब और तरीके से रिंकू यादव से वह टच करने लगती है, कंधे को छुआ देती है, कभी कभी हाथ को छुआ देती है, यानी कि उसको रिंकू भा चुका था। रिंकू को भी समझने में देर नहीं लगती है। रिंकू कह देता है कि भाभी क्या बात है। तो भाभी कहती है कि बात तो कुछ नहीं है। फिर उसके बाद रिंकू यादव उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन रागिनी कहती है कि अभी दिन है, दिन में ही हाथ पकड़ोगे तो फिर और दिन के लिए क्या करोगे। तो रिंकू यादव को सम्मानों जैसे कि पूरी छूट मिल चुकी थी। रागिनी कहती है कि कभी मौका देखकर हम बातें करेंगे। तो एक दिन मौका देखकर और नंबर ले लिए जाते हैं। यहाँ पर मौका देखकर जो रागिनी होती है रिंकू यादव को बुला लेती है घर के अंदर, वह दोनों फिर संबंध बना लेते हैं। और अब यहाँ पर रागिनी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसको अपना मन चाहा एक प्रेमी मिल चुका था। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज़ है हमेशा छुपी नहीं रह सकती। गांव वालों को पता लग जाता है, जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, रिंकू यादव का बार बार उस घर में आना जाना लगा रहता है, तो गांव वाले शोभाराम को बता देते हैं कि तुम्हारी पत्नी का अफेयर रिंकू यादव के साथ है, तुम मानो या मत मानो। शोभाराम कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी ऐसी है तो नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों शोभाराम अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। एक दिन शोभाराम अपने काम से दोपहरी में ही वापस लौट आता है, तो आकर देखता है दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर उसकी पत्नी और रिंकू यादव संबंध बना रहे थे। वह खिड़की से झांक कर देख लेता है। उसके होश उड़ जाते हैं कि यह तो गांव वालों की बात सही है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। और फिर वह दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, कपड़ों को बांधते हुए, कपड़े पहनते हुए, आधा अधूरे कपड़े पहने हुए थे। रिंकू यादव वहाँ से भाग जाता है और जो पत्नी थी रागिनी, वह अंदर से दरवाज़ा खोलती है। तो शोभाराम उससे कुछ नहीं कहता है, उसको बिठाता है और उससे प्यार से कहता है कि देख, जो हुआ जो सो हुआ, शादी तुम्हारी मेरे साथ हुई है, तुमको मैं पसंद हूँ या ना हूँ, अब तो ज़िंदगी चल पड़ी है पटरी पर। तू ऐसा काम मत कर, क्योंकि तेरी बेटी जो बड़ी बेटी है वो भी 7 साल की हो रही है, और तू ऐसा काम करेगी तो ये अच्छा नहीं है। गांव वालों को पता है तुम क्या करते हो, और मैं भी तुम्हें पहली बार यही कह रहा हूँ कि तुम आज के बाद ऐसा मत करना। तो यहाँ पर जो रागिनी होती है वह माफ़ी मांग लेती है कि मैं आज के बाद नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों एक बार खून पीने की लत अगर लग जाती है शेर को, तो वह खून पिए बगैर रुकता नहीं है। मना तो कर देती है, लेकिन रागिनी को तो चस्का चढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर रागिनी फिर से अपने प्रेमी को बुलाने लगती है, और फिर से एक दिन यहाँ पर शोभाराम उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है, और अब की बार प्यार से बात नहीं करता है,
वह रिंकू यादव को भी खरी खोटी सुनाता है और अपनी पत्नी को भी खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद दोस्तों फिर से माफ़ी मांग लेती है उसकी पत्नी और कहती है कि अब की बार कुछ नहीं होगा। उसके बाद 1 महीने तक रिंकू यादव घर पर नहीं आता है। शोभाराम ने देखा कि अब तो पत्नी सुधर गई है। फिर जो रागिनी होती है उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती है तो रागिनी अब घर में ही रहती है और 3-4 महीने गुजर जाते हैं तो शोभाराम देखता है कि अब रिंकू यादव घर पर नहीं आता है और वह समझता है कि रागिनी अब सुधर गई है। लेकिन दोस्तों रागिनी कहाँ सुधरने वाली थी। अब यहाँ पर क्या होता है, रागिनी अपने प्रेमी रिंकू यादव को सावधानी से बुलाने लगती है। वह उसको रात में बुलाती है, जब उसका पति सो जाया करता है तो उसको छत पर बुला लिया करती है और छत पर ही उसके पास जाकर संबंध बना लिया करती है। इसी तरह से अब मामला चलने लगता है। एक दिन रात को शोभाराम को पेशाब लगती है, लघु शंका जैसे उसको लगती है, तो वह उसकी आंखें खुलती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो पास में पत्नी नहीं थी। पत्नी को ढूंढता हुआ घर के कोने कोने में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी वह छत पर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी फिर से उस रिंकू यादव के साथ संबंध बना रही है। और अब यहाँ पर शोभाराम वापस उल्टा सीढ़ियों पर बैठ जाता है चुपके से और वह जेब में से बंडल निकालता है और बीड़ी पीने लगता है। बीड़ी पीता हुआ सर को खुजा रहा होता है और उसके बाद उसकी जैसे बीड़ी खत्म होती है एकदम से वह हाथ में ईंट पकड़ता है और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के पास जाता है और उसके प्रेमी रिंकू यादव के सर में ईंट को जोर से मार देता है। जैसे ईंट को मारा जाता है तो रिंकू यादव एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है, खून निकलने लगते हैं। इधर उसकी जो पत्नी होती है रागिनी, वह अपने प्रेमी के ऊपर लेट जाती है और कहती है कि शोभाराम रुक जाओ, इसको मत मारो, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो यहाँ पर पत्नी की यह बात देख करके शोभाराम को बड़ा गुस्सा आता है। वह अपनी पत्नी के सर पर भी ईंट मार देता है। अब पत्नी भी लहूलुहान और उसका प्रेमी भी लहूलुहान, एक बार अपनी पत्नी में ईंट मारता है, एक बार उसके प्रेमी में ईंट मारता है। इसी तरह से बारी बारी से उन दोनों के सर को वह बुरी तरह से सर को कुचल देता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद उनको मारने के बाद वह फिर से अपने जेब से बंडल निकालता है और फिर से एक बीड़ी जलाता है और बैठ करके वहाँ पर पीने लगता है और सर पर हाथ रखे हुआ था। उसके बाद दोस्तों वह 112 नंबर पर फ़ोन करता है और फ़ोन करके पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी और अपने पत्नी के प्रेमी को जान से मार दिया है, आप यहाँ पर आ जाइए। पुलिस वाले भी नींद में होते हैं क्योंकि वो भी इंसान हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुमने कोई शराब वगैरह तो नहीं पी हुई है। वो कह रहा होता है कि या तो तुम आ जाओ वरना मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, फिर तुम्हें पकड़ने में दिक्कत होगी, अभी तुम आलस कर रहे हो। तो यहाँ पर 112 वाले तुरंत वहाँ पर आते हैं और आकर जब नज़ारा देखते हैं तो छत पूरी खून से लहूलुहान हुई पड़ी थी और वहाँ पर उसकी पत्नी रागिनी और उसका प्रेमी वहाँ पर लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए थे, मृत अवस्था में पड़े हुए थे। लाशों को उठाया जाता है, शोभाराम को पकड़ा जाता है, उसके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। पत्नी ने अपनी मनकीसी की और फिर शोभाराम को मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। और जो वह बच्चियाँ थी 3 जो उनको पैदा हुए थे, 3 बच्चे, उनका भविष्य क्या होगा? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? यहाँ पर जो पत्नी थी उसको बार बार समझाया था शोभाराम ने, लेकिन फिर भी नहीं समझी और शोभाराम ने ये गलती कर दी कि यह काम कानून का होता है सज़ा देने का, उसने सज़ा खुद ने ही दे डाली और अपनी बच्चियों की तरफ या अपने बच्चों की तरफ नहीं सोचा, नहीं देखा। और वह बच्चे किस तरह से रहेंगे और किस तरह से उनकी ज़िंदगी और उनका भविष्य आगे बनेगा, क्योंकि शोभाराम तो जेल में रहेगा और पत्नी उसकी मर चुकी है। तो इस तरह से अवैध संबंधों के चक्कर में लोगों के बसे बसाए घर तबाह हो जाते हैं। दोस्तों कभी भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि जान पर बनाए और समाज में इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा पर बनाए। तो इन चीज़ों से दूर रहें, सावधान रहें, कभी भी इन चीज़ों में ना पड़ें, अपने आप को बचा कर रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।